प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा चल रहा है इस समय समास प्रकरण। समास प्रकरण में हमने अव्ययी भाव समास लगभग पूरा कर लिया। 2-3 महज सूत्र और बचे हैं, उस पर हमें चर्चा करनी है, ठीक ना। जितने लोग लाइव हैं उन सबकी उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, जहां भी रहें अच्छे रहें, मस्त रहें, लेकिन पढ़ते रहें, ठीक ना। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मौर्य जी सर, रागिनी पांडे, देवव्रत पांडे, अरुण कुमार, अमित यादव, शेर बहादुर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव कुमार जी, सभी लोग बहुत बहुत सबकी उपस्थिति को धन्यवाद है। सब लोग बस पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। जहां पर आपको समस्या समझ में आती है आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक ना। बाकी आपको पूरा समझाने का भरसक प्रयास हम करेंगे। हमने कल के प्रकरण में बात की थी ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। हमने बात किया था उस पे कि जो है जहां पर अंतिम पद जो है दीर्घ में रहता है तो क्या हो जाता है, उसको हम ह्रस्व में कर देते हैं, है ना। तो ये प्रकरण था ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य का। तो उसमें क्या था कि हम आपसे बात किए थे कि यदि दीर्घ रहेगा तो ह्रस्व कर देंगे, लेकिन भाव कैसा रहेगा, नपुंसक लिंग एक वचन का रहेगा। जैसे मान लीजिए बड़ा आ रहता तो बड़ा आ का हम क्या करते हैं, ह्रस्व आ कर देते। जैसे गंगा था ना, उपगंगा, उपगंगा ऐसा हमने लिखा था, तो उपगंगा का क्या हो गया था, उपगंग हो गया था, उपगंग कर दिए थे, ये ह्रस्व कर दिए थे। लेकिन फिर इसको नपुंसक लिंग एक वचन में बनाने के लिए उपगंगम कर दिए, है ना। जैसे फलम होता है, फलम नपुंसक लिंग एक वचन का है तो उपगंगम भी ये नपुंसक लिंग एक वचन में बनेगा, ठीक ना। तो उपगंगम बना दिए। यदि उपगंगा या उपगंग नहीं बनाते तो उपगंगम नहीं बनता। और उपगंगा बनाने का केवल एक रीजन, उपगंगा जो बना था ये स्त्रीलिंगवाची था। गंगा क्या है, स्त्रीलिंगवाची। लेकिन कहते हैं अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। तो नित्य नपुंसक लिंग एक वचन बनाने के लिए, उपगंगम बनाने के लिए पहले इसको ह्रस्व भाव किए, है ना, वो ह्रस्व किए, इसके बाद ह्रस्व करने के बाद इसमें जो है नपुंसक लिंग एक वचन का रूप बनाए, ठीक ना। तो ये चीजें हमने कल की कक्षा में चर्चा कर लिया था। लेकिन एक चीज और, जैसे उपनदी हमने बनाया था, उपनदी, उपनदी का हमने बनाया था पहले ह्रस्व भाव, वो ह्रस्व किए थे, उपनदी बना था, है ना। तो उपनदी ही इसका जो शब्द रहेगा, सिद्ध शब्द रहेगा, वो उपनदी ही रहेगा। लेकिन हमने ओकार को भी देख लीजिए, ओकार वाला कल शायद छूट गया था। तो उपधन गो, उपधन गो हो जाता है ना, उपधन गो, विसर्ग ना लगाइए, ऐसे ही रहने दीजिए, उपधन गो, उपधन गो हो जाएगा। तो गो का मतलब होता है गाय, गाय शब्द इसका अर्थ निकलता है। तो इसका हमने ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र कहता है कि इसका जो है क्या कहेंगे, ह्रस्व कर देंगे। तो ओ या औ रहेगा तो उसका हमने बताया था कि ओ या औ के स्थान पर उ हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उ हो जाएगा। तो इसका बनेगा क्या, उपगु, उपगु बन जाएगा, है ना। तो उपगो का उपगु बन जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से एक और देख लीजिए, इसमें उपगु का मतलब गाय के समीप इसका अर्थ हो जाता है, गाय के समीप, गाय के समीप। हमारे केवल बताने का मतलब यह था, उसमें उदाहरण हमने नहीं ज्यादा बताए थे, लेकिन जो परिभाषा बताए थे वो सबको समझ में आ गई थी। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सवाल आए आपके सामने और आप भूल जाएं, मतलब कि परिभाषा न याद रहे तो फिर आप गलत कर दें। तो एक एक शब्द को आपको बताते चलना है हमको, कुछ भी आपका छूटना ना चाहिए, बस ये हमारा टारगेट है। आप अच्छे अंकों से मतलब विजयी प्राप्त करें। जैसे एक और उदाहरण है, उपधन नौ, नौ का अर्थ होता है नाव से, है ना। नौ का अर्थ क्या होता है, नाव से। तो इसको जब ह्रस्व भाव, वो ह्रस्व करेंगे, ह्रस्व भाव बार बार याद आ रहा है, ह्रस्व भाव का मतलब ह्रस्व ना होना, लेकिन यहां पर ह्रस्व करना है, ठीक ना। उपधन नौ को क्या करेंगे, उपनु कर देंगे। क्या बनेगा, उपनु। ओ या औ के स्थान पर उ हो जाता है, ये हमने कल की परिभाषा में बताया था, सभी लोगों ने नोट कर लिया था, ठीक ना। गाय के समीप और यहां पर नाव के समीप, ठीक ना, नाव के समीप इसका अर्थ होगा। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि हमें गंगा पार जाना है, मतलब गंगा को पार करना है, और दूर से खड़ा हुआ कह दे, जैसे मान लीजिए मल्लाह जो केवट हो वो नाव पे जो है बैठा हो और कोई दूर खड़ा हो तो कह दे कि मुझे गंगा के उस पार ले चलो, तब वो क्या कहेगा, केवट जो मल्लाह होगा वो कहेगा कि भैया पहले नाव के समीप तो आओ, नाव के करीब आओ। तो उसके लिए क्या है, उपनु शब्द है ना। तो उपनु में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कठिन नहीं है, अच्छी तरह से आप पढ़ाई कीजिए, कोई डाउट ना होना चाहिए। ऑल परफेक्ट बॉय, गुड इवनिंग भाई लोग,
आपको भी गुड इवनिंग, सभी पूरे क्लास की ओर से। रागिनी पांडे जी, जी सभी को समझ में आ रहा, थोड़ा सा एग्जाम्पल में नंबरिंग कर दीजिएगा सर, नंबरिंग। अच्छा, ये मान लीजिए उपनदी हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया, उपगंगा हो गया, और ये उपगो हो गया, और ये उपन हो गया, है ना, तीन हो गया, और ये चौथा। तो चार ये उदाहरण है, ठीक ना, इनको याद रखिएगा। ये ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य का है, ठीक ना। ये थोड़ा सा उदाहरण हमें बताना भूल गया था, जल्दी में छूट गया था, लेकिन और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको सब कुछ बता दें। जहां ज़रूरत होता है वो चाहे भले अगली क्लास में बताएं, लेकिन आपको बताकर ही चलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ किसी तरह की मान लीजिए हम ना बताएं, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक ना। आगे चलें। अगला सूत्र है नपुंसकाद अंतरश्याम। नपुंसकाद तरश्याम, नपुंसकाद अन्य तरश्याम, ठीक ना, समझ में आ रहा है। नपुंसकाद, इसको दा को यदि ता करेंगे हलन, इसको हट मतलब दा को यदि इस तरह देख लीजिए, इसको विच्छेद कर देते तो समझ में आ जाएगा आपको, नपुंसकात ऐसा कर देंगे और फिर इसमें आ निकल आएगा, तो अन्य तरश्याम। अन्य तरश्याम का मतलब होता है विकल्प से। क्या होता है? विकल्प से। जैसे अभी तक आपने वा देखा था, वा का भी अर्थ होता है विकल्प, है ना, वा का अर्थ भी विकल्प होता है और अंतरश्याम का मतलब भी विकल्प होता है, ठीक ना, इतना जाने रहिएगा, यहां पर भी विकल्प होगा। कुछ अलग बताइए, कोई अलग तरीका। क्या अलग बताएंगे? जो चीजें हैं भैया, मान लीजिए सब्जी बनाने के लिए पहले आपको तड़का लगाना ही है लहसुन प्याज का, तो भैया पहले क्या कह दें कि सब्जी पहले डाल दीजिए बाद में तड़का लगाएंगे, ऐसा नहीं है। जो नियम है उसी नियम पे हम बात करेंगे, बाकी जो लेवल है उसको डाउन करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जैसे नपुंसकाद अंतरश्याम लिखा हुआ है, इसको अलग किए तो नपुंसकाद अंतरश्याम, इसको अलग करिए तो इसको अलग करने से इसका अर्थ बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक ना। नपुंसक लिंग हो जाता है लेकिन विकल्प से होता है, केवल इसका मतलब यह है। नपुंसक लिंग होगा, इसमें जो उदाहरण आएंगे वो नपुंसक लिंग होंगे, लेकिन कैसे? विकल्प से होंगे, ठीक ना। कोई डाउट ना होनी चाहिए, आप आराम से बस देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां नहीं समझ में आएगा आप बाद में बताइएगा। इसमें परिभाषा में थोड़ा सा लिख लीजिए, अंत वाला, अभी तक अन वाला, अभी हमने इसके पहले एक सूत्र पढ़ा था। कौन सा सूत्र पढ़े थे? अनश्च, अनश्च पढ़े थे ना, तो उसमें भी अन का लोप हो रहा था। तो ये वाला जो है इसमें भी आपको देखना अन वाला, तो उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात हो चुकी थी, लेकिन इसमें नपुंसक लिंग की केवल मात्र बात करनी है। तो अन अंत वाला जो नपुंसक लिंग शब्द हो, जो नपुंसक लिंग शब्द हो, उस शब्द के अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के अंत में विकल्प से टच प्रत्यय होता है। ठीक ना। इसमें विकल्प टच का मतलब आप जान रहे थे कि टच जहां जुड़ता था वहां आ जुड़ जाता था। टच का क्या बचता था? हमने बताया था कि जैसे ये टच है, मान लीजिए यहां पर टच लिखा है, टच का यदि हम आ कैसे मिला है तो वो चीजें आपको दिक्कत ना हो, तो टा को हलंत करेंगे आ निकलेगा, और चा को हलंत करेंगे तो इसको कोई मतलब नहीं, आ केवल बचेगा। तो टच का यहां पर आ केवल बचेगा, इसकी हम बात करेंगे। तो टच विकल्प से यहां जुड़ता है, ठीक ना। तो देख लीजिए, इसका उदाहरण देख लीजिए।
उदाहरण आगे देख लेते हैं, इस पे जगह नहीं है, ठीक ना। जैसे उप धन चर्मन, उपधन चर्मन, देख लीजिए अन इसमें है, अंत वाला है कि नहीं, ये भी अंत वाला है, तो चर्मन में अंत है ना। अन अनंत अव्ययी भाव समास, कल इसके विषय में हमने बात की थी, तो ये क्या हो जाएगा, उपचर्मन हो जाएगा, है ना। ये क्या बनेगा, उपचर्मन बन जाएगा। उपचर्मन बन जाएगा तो इसमें अन का लोप करना है। अन का लोप कैसे करना है, नस्तद्धिते से। अन का लोप नस्तद्धिते से, इसके विषय में कल बात कर लिए थे, नस्तद्धिते सूत्र से, ठीक ना। तो नस्तद्धिते से जब इसका अन का लोप करेंगे तब क्या बचेगा, उपचर्म बचेगा। उपचर्म बचेगा ना, उपचर्म बचेगा तो इसमें जब टच, ये ऐसे बचेगा, लेकिन इसमें जब टच जुड़ जाएगा, टच जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा, ये हलंत हट जाएगा, हलंत हट जाएगा कि नहीं, तब क्या बनेगा, उपचर्म बनेगा, है ना। तो उपचर्म ये एक विकल्प हो गया। तो चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, और वैकल्पिक व्यवस्था इसमें आपने पहले ही परिभाषा में पढ़ लिया था, तो चाहे तो इसको फिर उपचर्मम लिख सकते हैं, ठीक ना। ये दो रूप इसके तैयार हैं, ये दोनों सही हैं, उपचर्म और उपचर्मम, ठीक ना। इसमें यदि आपसे पूछेगा उपचर्म के कितने रूप बनेंगे, तो इसमें दो रूप बनेंगे अव्ययी भाव में, ठीक ना। उपचर्म बनेगा और उपचर्मम बनेगा, दोनों सही रहेगा, ठीक ना। कोई डाउट तो नहीं है किसी को। भाई अब सीडीपी भी चलनी चाहिए, जी बिल्कुल अब सीडीपी चलेगी, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्लास आपकी बिल्कुल तेज तर्राट। और विशेष निवेदन यह है कि अच्छी तरह से आप पढ़ाई करिए, और सभी लोगों के लिए देख लीजिए टेस्ट सीरीज भी चालू हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आपके हित में केवल कार्य हो रहा है, निःशुल्क क्लास, निःशुल्क टेस्ट सीरीज, है ना। तो आपसे एक केवल छोटा सा निवेदन है कि आप भी अपने यार दोस्तों को, जो सखा है आपके, जो सखा मतलब सखी हैं आपकी, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसे आप हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं आम भाषा में, तो उन लोगों को, जितने लोग भी हैं सबको शेयर कर दीजिए, जो पढ़ने वाले हैं। हमारा विशेष निवेदन है सबको पढ़ने के लिए बताइए कि यहाँ पर निःशुल्क चलता है, बहुत अच्छी क्लासें चल रही हैं, ठीक ना। सभी लोग ऐसी हमारी इस निवेदन को स्वीकार करते हुए सब लोग शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों को, दोस्ताइनों को, जिनको भी भेजना चाहते हैं सबको भेजिए, गांव में जितने ग्रुप हों, क्योंकि हर परिवार से कोई ना कोई टेट की परीक्षा में बैठता है, कोई ना कोई महिलाएं होती हैं जो टेट की परीक्षा में बैठती हैं, तो सबको इसकी सुविधा दीजिए, ठीक ना। कहते हैं आप जिसके साथ अच्छा करते हैं तो भगवान उसका जो है फल आपके प्रति देता है ना, तो आपको अच्छा देगा ही यदि आप अच्छा करेंगे, ठीक ना। तो इतना काम आप जरूर करते रहिएगा। तो ये चीज था नपुंसकाद अंतरश्याम, ये सूत्र में ये उदाहरण था, ठीक ना। नपुंसकाद तरश्याम का ये उदाहरण है, ठीक ना। आगे चलें, अगला सूत्र है आंग मर्यादा भी, मर्यादा भिविध्यो। सही है ना, देख लीजिएगा, वैसे गलत नहीं होना चाहिए। आंग मर्यादा भिविध्यो, ये इसको तोड़ेंगे अभिविध्यो है, ठीक ना। आंग मर्यादा, इसमें देखिए मर्यादा में और इधर यदि आ रहेगा तो बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ ही होता है। तो यहां पर ये जो है बड़ा आ ये है ही है, इसमें छोटा आ भी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभिविध्यो, ठीक ना। ये बात समझ गए आप, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। इतनी बात समझ में आई जी। गुंजन प्रजापति, देवव्रत पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग शेयर करते रहिएगा, विशेष निवेदन हमारा स्वीकार कीजिए आप लोग। हाँ, इसमें लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा परिभाषा क्या है, तो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए।
मर्यादा और अभिविधि। यही अभिविध्यो था ना, अभिविधि यही है, ठीक ना। अभिविधि के अर्थ में आंग, आंग का क्या जुड़ता है, आंग उपसर्ग है ना, तो आंग का बड़ा आ जुड़ता है। यहां पर अव्यय कहेंगे उसी को, जो उपसर्ग होता है उसी को अव्यय कहते हैं ना, तो आंग अव्यय हो जाएगा। अव्यय पद के साथ, अव्यय पद के साथ अव्ययी भाव समास होता है। ठीक ना, इतना जाने रहिए। के साथ, रुकिए रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए। मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में आंग अव्यय के साथ, ये चीज था। विकल्प से यहां पर भी होगा, विकल्प से अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक ना, इतना नोट कर लीजिए। मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में आंग यदि अव्यय, पहले अव्यय कहां जुड़ता है या उपसर्ग कहां जुड़ता है, वो पहले ही जुड़ता है ना, तो ये जब जुड़ेगा तो विकल्प से अव्ययी भाव समास यहां पर भी हो जाएगा। जैसा अभी पिछले उसमें देखा था, वैकल्पिक व्यवस्था थी, उपचर्म भी बना था, उपचर्मम भी बना था, तो इसी तरह यहां विकल्प से अव्ययी भाव समास होगा। यहां विभक्तिवाचक पंचमी विभक्ति में भी हो जाएगा और अव्ययी भाव समास में भी होगा। तो इसमें और नोट कर लीजिए। समास ना करने पर, समास ना करने पर पंचमी विभक्ति करनी पड़ती है। ठीक ना, ये चीजें नोट कर लीजिए। कहीं कहीं पे किताबों में बहुत गलत सा दिया है, आप उस पे बिल्कुल मत जाइएगा। जो चीज जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है। ठीक ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में आंग का आ जुड़ेगा, जहां ये अव्यय लगेगा उसके साथ वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास बनेगा। तो विकल्प से अव्ययी भाव समास बनेगा। चाहे तो आप पंचमी विभक्ति में कर दें और चाहे तो अव्ययी भाव समास कर दें। तो इसका उदाहरण देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक ना, उदाहरण देखिए, नोट कर लीजिए। कल कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि लिखने नहीं देते हैं। देखिए, हम आपसे बता दें, थोड़ा सा वीडियो रोक लिया करिए। वीडियो जैसे मान लीजिए लिखने में दिक्कत हो जाती, थोड़ा सा वीडियो रोक कर लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे कर दीजिए, है ना, या फिर धीरे धीरे चलने दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, बस ये रहेगा कि आप कमेंट थोड़ा सा देर में कर पाएंगे। लेकिन जिस समय हम कमेंट देखेंगे, लेकिन बहुत पीछे ना चले जाइएगा कि शुरुआत, घंटे की शुरुआत वाला आप कमेंट करेंगे तो फिर हम बताएं तो वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। यदि थोड़ा सा मान लीजिए 1-2 मिनट पीछे आप कमेंट करते हैं तो फिर हम बैक करके बता देंगे। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, उसके लिए हमें जितनी भी प्रयास करनी पड़ेगी हम करेंगे। ठीक ना, देख लीजिए, इसमें उदाहरण देख लीजिए। आंग उपसर्ग बताया कि आंग उपसर्ग रहना चाहिए, और फिर क्या रहना चाहिए इसमें, फिर मान लीजिए देख लीजिए, मुक्तेह कर दिया, आंग के बाद मुक्तेह। मुक्तेह कहां का है, मुक्तेह पंचमी और षष्ठी में बनेगा। ठीक ना, तो ये आंग के साथ मुक्तेह, आंग तो कंपलसरी इसमें बताया है ना कि आंग रहना चाहिए। मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में आंग रहना चाहिए, तो ये मर्यादा और अभिविधि का अर्थ देगा यहां पर। ठीक ना, तो मुक्तेह के साथ आंग जुड़ा हुआ है, तब क्या हो जाएगा, इसको आंग का क्या बचता है, आ बचता है, हमने बताया था। तो इसको क्या हो जाएगा, आ मुक्तेह, ऐसा कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है, इसमें कोई कठिनाई हो तो बताइए। आ मुक्तेह, ठीक ना। तो इसका जब सामासिक पद, वो सामासिक विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा,
आमुक्तेः इति। ठीक ना, ये सामासिक विग्रह है। सामासिक विग्रह है, आमुक्तेः इति, सामासिक विग्रह हो गया। ठीक ना, तो इसका जब कहता है कि विकल्प में बनेगा तो विकल्प वाला देख लीजिए। या तो आप आमुक्ति बना दीजिएगा, आमुक्ति। ठीक ना, इसमें ये विकल्प का व्यवस्था है। यहां पे एक रूप ऐसा बन जाएगा, और यदि समास अव्ययी भाव समास में नहीं बनाएंगे तब क्या बन जाएगा, आमुक्तेः बनेगा। मुक्तेः वही पंचमी का एक वचन जो बनता है वही रूप बनेगा। ठीक ना, ये दूसरा वैकल्पिक रूप है। तो ये यहां पर अव्ययी भाव लिख लीजिएगा, अव्ययी भाव समास बनाएंगे, है ना। और यहां पर पंचमी विभक्ति करने पर देख लीजिए, जहां पर नहीं समझ में आता एक बार परिभाषा जरूर पढ़ लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा। शैलेश वर्मा जी कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करवाते चलें। जी, हम प्रैक्टिस की बात ही तो अभी शुरू से कर रहे थे भैया। आपके हित में बता रहे हैं कि एक्सीड परिवार जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं कि यहाँ करवाएंगे, आपको परीक्षा हॉल में बैठना है। वही सारी व्यवस्थाएं जो एक परीक्षा हॉल में रहती है, यहाँ पर एक्सीड कोचिंग में ये सारी व्यवस्थाएं होंगी। आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, टेस्ट देंगे, आपको ऑनलाइन सोल्यूशन दिया जाएगा, और जो लोग नहीं आ पाते हैं यहाँ पर उनको जो है पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा पेपर। ठीक ना, वैसे तो माहौल परीक्षा वाला जो होना चाहिए वो तो परीक्षा हॉल में ही मिलता है। घर पे आप कितना भी ऑनलाइन करेंगे वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमारे में तो 50 लाइव हैं। चलिए, जो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, वैकल्पिक विषय भी तो है, कोई इंग्लिश पढ़ना चाहता है, कोई संस्कृत, और फिर मान लीजिए जैसे हिंदी में भी रहता है या और किसी सब्जेक्ट में रहता है तो कोई उसमें यूपी का होगा, कोई एसएससी का होगा। तमाम सारे लोग, जरूरी नहीं कि यूपी टेट के ही रहें। तो इससे ये सब चिंता मत कीजिए। आपको केवल बस ये चाहिए कि आप कलेक्ट कितना कर रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, बस ये ध्यान दीजिए। आपको जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। परिभाषा देख लीजिए, उसमें कह रहा है कि विकल्प से या तो अव्ययी भाव समास करेंगे, या तो फिर जब अव्ययी भाव समास नहीं करेंगे तो पंचमी विभक्ति करेंगे। ठीक ना, तो ये उदाहरण आप देख लीजिए। ठीक ना, आगे चलें। इसी तरह आंग प्लस बलम, बलम, ठीक ना, बल के लिए है, नपुंसक लिंग में, ठीक ना। तो इसका क्या बनेगा, आंग का आ बचता है, ये बड़ा, हमने 22 उपसर्गों में आंग का नाम लिया था, ध्यान दीजिएगा। तो 22 उपसर्ग में बड़ा आ मिला होगा, तो बड़ा वो आंग मिला है, तो ये आंग का आ बचता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आबलम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आबलम, ये जुड़ेगा तो, ठीक ना। तो आबलम का जो है, आबलम एक विकल्प ये भी सही हो जाएगा, और दूसरा विकल्प हो जाएगा आ बालेभ्यो, ठीक ना, बालेभ्यो, एक विकल्प ये भी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, हरि भक्ति आगे कर दीजिए। मान लीजिए आ बलम या आ बलेभ्यो, आ बलेभ्यो कर दीजिए, और फिर इसके बाद कर दीजिएगा वा कर दीजिए, और हरि भक्ति कर दीजिए, हरि भक्ति। इतनी बात समझ में आया। यह तो इसका ये पद ले लीजिए, या ये पद, वा का मतलब होता है विकल्प से, चाहे दोनों पद में, इसके बाद क्या हो जाएगा, हरि भक्ति, ये एक वाक्य हो गया। तो मतलब जो बल देना है, कहां तक देना है, जब तक कि हरि भक्ति की, तब तक, मतलब हरि भक्ति तक के लिए जो है बल दिया गया, ये अर्थ इसका निकलेगा, ठीक ना। तक का अर्थ देता है, ठीक ना। अभिविधि का जो अर्थ होता है वो तक का ही अर्थ होता है, अभिविधि का अर्थ ही तक होता है। तो यहां हरि भक्ति कब तक की गई, जब तक कि बलि नहीं दी गई, ठीक ना। बलि दी गई तो फिर हरि भक्ति वहीं तक रही, ठीक ना। जैसे गांव में ओझा ओझा होते हैं, गांव में झाड़ फूक वाले, तो कहते हैं ना कि आपका काम हो जाएगा,
तो फिर आपको मुर्गा लगेगा, बकरा लगेगा, क्या क्या फलाना डिमका जो भी है ना। तो इस तरह वाली जो चीजें गांव में होती, नए नए ओझा होते हैं उनके लिए, तो वही बात यहां पर भी हरि भक्ति, मान लीजिए हरि की भक्ति में बलि की आवश्यकता होगी, तो जब तक बलि नहीं दी तब तक हरि भक्ति करते रहे, ठीक ना। ये अर्थ यहां पर निकलेगा। कोई डाउट, कोई तरह का डाउट ना होना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। आगे चलें, एक सूत्र और बचा है जो अव्ययी भाव समास का है, ठीक ना। नदीभिश्च, सूत्र क्या है? नदीभिश्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका, इस पे बिल्कुल गलत नहीं करिएगा, और इससे एक ना एक सवाल पूछता ही पूछता है, ठीक ना। नदीभिश्च अव्ययी भाव का सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसमें नोट कर लीजिए। कहता नदीभिश्च, इसको जैसे तोड़ेंगे, नदी भी कर दीजिए, विसर्ग को दंतसा और दंतसा को तालव्यसा। विसर्ग को दंतसा हुआ ना सजुषो रू में, है ना। तो जो ये विसर्ग के स्थान पर तालव्यसा जो हुआ है, ये पहले दंतसा हुआ है, तो दंतसा का जो है, दंतसा का फिर तालव्यसा हो जाता है, अंत में क्या हो, चा वर्ग हो या फिर क्या हो, ता वर्ग हो या तो चा हो, है ना। इस चुनाशु क्या कहता है, दंत चा हो और फिर क्या हो, ता वर्ग हो, तो उसके बाद क्या हो, तालव्यसा हो या चा वर्ग हो, तो उसका क्या हो जाता है, तालव्यसा या चा वर्ग हो जाता है। तो यहां पर तालव्यसा वही हो गया, विसर्ग के स्थान पर सा और सा के स्थान पर तालव्यसा, ठीक ना, दंत चा का। तो नदी भी और चा का मतलब और इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा, ठीक ना। नदीवाची शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होगा, ये अर्थ इसका निकलता है। कोई डाउट? नदीवाची शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है, ठीक ना। इसमें परिभाषा लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, और फिर उदाहरण देख लेंगे तो भूलेगा ही नहीं कभी भी। लिखिए, नदीवाची शब्दों के साथ नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है। ठीक ना, इतना नोट कर लीजिए। नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है, वहां अव्ययी भाव समास होगा, ठीक ना। इतना नोट कर लीजिए, नदीवाची कोई शब्द हो और उसके पूर्व में क्या हो, संख्यावाची कोई पद लगा हो, संख्या कोई लिखी हो, तो वहां पर जो समास होगा वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास में होगा। याद रखिएगा, ये कभी गलत मत करिएगा। जैसे गंगा हो, यमुना हो, कोई भी नदी का नाम ले ले, उसके पहले यदि कोई संख्या लगी हो तो क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। नहीं तो वैसे भी आप आमतौर पर जानते हैं, संख्या पूर्वो दिगु, मतलब किसी पद के पहले यदि संख्या लगी होती है तो क्या हो जाता है, तब वहां पर द्विगु समास हो जाता है। लेकिन यहां पर यदि नदी के पहले कोई संख्या लिखी हो, तब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक ना। ये याद रखिएगा, किसी नदीवाची शब्द के साथ यदि पूर्व में संख्या लगी हो, कोई संख्या लिखी हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इतना नोट कर लीजिए। आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे पंचगंगम, गंगा जानते हैं, गंगा के आके पंच लगा हुआ है, और गंगम नपुंसक लिंग एक वचन में है ही है। उसको अभी हमने जो उपगंगा था उसको गंगम बनाए थे, देखे ही हैं। तो यहां पर पंच लिखा है, ये 5 का भाव दे रहा है, 5 गंगा, है ना। तो 5 गंगा से मतलब ये नहीं हो गया कि द्विगु समास हो गया, आप संख्या देखकर मार दें। जहां पर नदीवाची शब्द लिखा हो, उसके पहले संख्या लिखी हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, यही मतलब था। इसका समासिक विग्रह जो करेंगे, पंचानाम गंगा नाम समाहारा,
समाहारा, ठीक ना। ये चीज जान लीजिए, ये इसका जो है समासिक विग्रह है पंचगंगम का, पंचा नाम गंगा नाम समाहारा, ठीक ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 5 गंगाओं का समूह, 5 गंगाओं का समूह, ठीक ना। इसका ये अर्थ निकलेगा, पंचा नाम गंगा नाम समाहारा बनेगा पंचगंगम। पंचगंगम में यदि आपसे पूछेगा कौन सा समास है, तो पंचगंगम में आप बताइएगा अव्ययी भाव समास है। फिर पंचगंगम में किस सूत्र से अव्ययी भाव हुआ है, तो आप बताइएगा नदीभिष्ट सूत्र से, ठीक ना। इससे अलावा इसमें कोई सवाल नहीं बनेगा। पूछेगा कि पंचगंगम में कौन सा समास है, सबसे पहला सवाल तो आप बताइएगा अव्ययी भाव समास। फिर आपसे पूछ लेगा पंचगंगम का सामासिक विग्रह क्या होगा, तो पंचा नाम गंगा नाम समाहारा, ये बता दीजिएगा। फिर यदि पूछ ले कि पंचगंगम में अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र कौन सा है, तब आप बताइएगा नदीभिष्ट सूत्र है। कौन सा सूत्र है, नदीभिष्ट, ठीक ना। कोई डाउट? रितिका वर्मा, दिगु ही जानते थे। जी मैडम जी बिल्कुल, सभी लोग जो संख्या पूर्व दिगु से जिसके पहले संख्या लिखी होती थी सभी लोग जानते थे कि दिगु होता है। लेकिन अब आप जाने रहिएगा मैडम जी बिल्कुल कि नदी के पहले कोई भी नदीवाची शब्द हो, किसी नदी का नाम हो, उसके पहले यदि संख्या कोई लिखी हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक ना। यहां पर फिर और देख लीजिए, और किसी के साथ रहेगा तो आप वहां पर कुछ भी कर सकते हैं ना। कहीं कहीं पे बहुब्री हो जाता है, जैसे दशानन हो जाता है ना, तो दशानन, ये तो इस तरह के 10 हैं मुख जिनके रावण के, है ना। तो ये इस तरह के कई ये अपवाद हैं, है ना। तो अपवादों को ज्यादा मत ध्यान दीजिए। यहां पर सीधा सीधा सा अर्थ है कि नदियों के पहले संख्या लिखी होगी तो यहां पर अव्ययी भाव समास होगा, ठीक ना। वहां पर तो अन्य अर्थ निकलता रहता तब बहुब्रीहि समास होता है, दिगु वाले में, है ना। कोई अन्य अर्थ निकलेगा तो बहुब्रीहि समास होगा, नहीं तो दिगु समास तो होगा, ठीक ना। इतना जाने रहिएगा। जैसे द्वियमुनम, द्वियमुनम, ठीक ना। तो द्वियमुनम का क्या हो जाएगा, इसका जो समासिक विग्रह बनेगा, द्वयोः यमुना नाम समाहारा, ठीक ना। द्वयोः यमुना नाम समाहारा, 2 यमुनाओं का समूह या समाहार, 2 यमुनाओं का समूह, ठीक ना। तो यमुना क्या है, यमुना एक नदी है। गंगा क्या है, गंगा एक नदी है। तो ये नदीवाची शब्दों के साथ पहले संख्यावाची पद लगा हुआ है, इस वजह से इसमें अव्ययी भाव समास हुआ है। कोई डाउट? किसी तरह का डाउट न रखिएगा और अच्छे से करिएगा सवाल। पहले अच्छी तरह से सवाल को पढ़िएगा कि कह क्या रहा है। नदीवाची तो नहीं है, पहले संख्या लगी आप देख लिए दिगु मार दिए, ऐसा कदापि मत करिएगा, ठीक ना। जैसे सप्त नर्मदम, सप्त नर्मदम, सप्त नर्मदम में क्या है, इसका जो समासी विग्रह होगा, सप्ता नाम नर्मदा नाम समाहारा, ठीक ना। सप्ताह नाम नर्मदा नाम समाहारा। यहां पर अनुस्वार लगाने का मतलब जान ही रहे, संधि में हमने इसके विषय में चर्चा की थी कि यह अनुस्वार लगाना यहां मां का अर्थ देता है, क्योंकि बाद में व्यंजन था। व्यंजन ना होता तो यहां पर पूरा मां लिख देते, है ना। तो आगे व्यंजन होने से इसको अनुस्वार मां को हो गया है। इन सब चीजों के विषय में अनुस्वार संधि में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हर जगह दिखाई देंगी, आप देखते चलेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा, और नहीं देखेंगे तो फिर कहां से दिखेगा, है ना। तो 7 नर्मदाओं का समूह, इसका अर्थ जो होगा 7 नर्मदाओं का समूह, ठीक ना। 7 नर्मदाओं का समूह। इतनी बात थी ये अव्ययी भाव की। अव्ययी भाव आज लगभग पूरा हो गया, और कुछ बचा हो तो बताइएगा। वैसे हमारी तरफ से आपके यूपी टेट का जितना भी अव्ययी भाव का सिलेबस था वो खत्म हो गया है, ठीक ना।
कुछ लोग होते हैं जैसे मार्केट में बहुत सारी किताबें चल रही होती हैं ना, तो एक तरह से जैसा सब्जी बिकती है ना तो लोग छांटते रहते हैं, उस तरह से किताबें आज मार्केट में हो गई हैं, लोग छांटते रहते हैं। तो कुछ किताबों में कुछ कम मैटर दिया होता है, कुछ किताबों में कुछ सूत्रों को छोड़ दिए, आराम से दूसरे में मैच करा के अपना लिख दिए। तो ऐसा ना करिए कि उस किताब में बहुत अच्छा दिया है, आपने जो है एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है। आप एक्स्ट्रा पढ़े रहेंगे तो आप दूसरों को पीछे छोड़ेंगे, इसलिए कि जब ज्यादा जानते रहेंगे तभी आप किसी को पीछे छोड़ पाएंगे ना, और जब ज्यादा नहीं जानते रहेंगे तो कैसे छोड़ेंगे पीछे, है ना। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए, कभी कभी सिलेबस लगता है कि सिलेबस से बाहर का पूछ लिया है, वो बाहर का नहीं पूछता है, वो आपके अंदर का ही पूछता है। जैसे अभी जूनियर के टेट में जो जूनियर सुपर टेट जो हुआ था उसमें पूछा था लकारों के विषय में, तो लंग और लोट और लट इस तरह से दिया था, एक लिट दिया था। तो लिट दिया था तो लिट का क्या है, लिट वाला नहीं होता है, दो लिट जो नहीं जानते हैं तो उसमें 3 तो आप जान ही रहे ना, आपके सिलेबस का है तो 3 आप जान रहे थे, एक नहीं था। तो इस तरह के सवालों को ये नहीं कहते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस था। तो जो जान रहे हैं उसको तो आप अच्छी तरह से जाने रहिए, उसमें ना गलती हो, और जो नहीं जानते उसको मार दीजिए, फिर देखा जाएगा, ठीक ना। तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जो नहीं जानते हैं इसका मतलब वही गलत था उसमें, ठीक है। आगे चलें। आज अब समास की अगली कड़ी में शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक ना। रागनी जी, यह क्लास रोज होती है। अरविंद शर्मा जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को इसी तरह से आप बताए रखिए और सबको सूचित कीजिए कि बहुत अच्छी क्लास चलती है। हाँ, जो भी पढ़ना चाहते हैं सबको बताइए, बहुत आसान तरीका से हम समझाते हैं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जानते हैं इसका क्या होता है, जो उत्तर पद प्रधान होता है। अब बेई भाव समास में क्या आपने पढ़ा था कि पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है ना। और एक तरीके से तत्पुरुष समास को कर्मधारय इसका भेद भी है। तो कर्मधारय भेद क्यों है, क्योंकि ये जो है इसका पहला वाला पद एक तरह से विशेषण का भी काम करता है, तो इसलिए इसका जो है पहला पद जो है विशेष भी रहता है, वो विशेषण रहता है। विशेषण मतलब दूसरे की विशेषता बताता है, इसलिए दूसरा जो जिसकी विशेषता बनाएगा वो बताएगा, वो तो प्रधान रहेगा ही। तो तत्पुरुष के जो है 2 भेद, अरे वो तत्पुरुष के 2 भेद, हाँ, समानाधिकरण और व्यधिकरण करके हैं इसमें, ठीक ना। तो समानाधिकरण जो होता है वो कर्मधारय ही होता है, तो इसीलिए जो है कर्मधारय को इसका भेद बताते हैं। लेकिन यूपी टेट में 6 समासों को बताना है। आपसे पूछेगा कि कितने समास हैं तो आप बताएंगे 6 समास हैं। आपसे इस विषय में पहले भी चर्चा कर लिए थे कि समास कितने यदि पूछे आपसे तो आप बताइएगा 6 समास हैं। लेकिन ये सही मायने में पूछा जाए तो कर्मधारय जो है वो तत्पुरुष का भेद है, और कर्मधारय का भेद जो है वो दिगु है। दिगु क्यों है कर्मधारय का, क्योंकि कर्मधारय समास में होता है पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष से होता है। उसी तरह जैसे दिगु का होता है, दिगु का क्या होता है, दिगु का यदि विच्छेद करेंगे तो दी धन गु कर देंगे, है ना। दी धन गु, तो दी का मतलब क्या हुआ, 2 हो गया, और गु का मतलब गाय हो गया। अभी उपगो पढ़े थे तो उपगो का गु हो गया था ना, उपगु बन गया था। आप ध्यान दीजिए, पिछले अभी पिछली टॉपिक में ही हम बात किए थे। तो उपगु बना था तो गाय के समीप हुआ था, तो गु का मतलब क्या हुआ यहां पर, गाय। तो यहां पर 2 गाय, तो गाय कितनी विशेषता क्या बता रहा है, 2 ये विशेषण है ना, गाय तो है लेकिन कितनी 2 हैं, तो ये क्या है, विशेषण है। तो इस वजह से दिगु समास को भी जो है कर्मधारय का भेद माना गया, और तत्पुरुष का भेद इसलिए माना गया क्योंकि तत्पुरुष में जो अंतिम पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और कर्मधारय में भी पहला विशेषण होता है, दूसरा विशेष होता है। तो जो विशेष होता है वो प्रधान होता है। तो सेम प्रोसीजर वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने की बात है, उसमें आप कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा। जिस तरह से हम बता दें उस तरह से आप समझते चलिएगा, लोड बिल्कुल मत लीजिएगा, तो सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक ना। आगे चलें जी। गुंजन प्रजापति 6, जी बिल्कुल। हमने समास में बात की थी, शुरू में आपसे बताए थे कि अतद्वब क्या था, अतद्वब। अतद्वब आप याद कर लिए तो 4 समास आपके क्लियर हो गए अतद्वब से। आ से अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक ना।
ता से तत्पुरुष समास, द्वा से द्वंद्व समास, बा से बहुब्रीहि समास। हमने 6 समास बताए हैं, तो ये ना कहिएगा कि अभी 4 ही बताए हैं, तो 6 हम पूरे भेद बताएंगे। पहले ये 4 तो समझ लीजिए, फिर 6 भेद बता दे रहे हैं। तो अव्ययी हमने बताया तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, ये चीज जान लीजिए। अव्ययी ये पहला पद है, तो ये अव्ययी का इसका पहला पद प्रधान है ना, पहला पद प्रधान, इतना जान लीजिए। पहला पद प्रधान, ये पहला है ना आ, तो इसका पहला पद प्रधान। तत्पुरुष ये दूसरा है, तो इसका दूसरा पद प्रधान। ठीक ना। ये द्वंद है, तो इस देख लीजिए, पहले दूसरे की बात कर दिया, फिर द्वंद आया, तो द्वंद में क्या, इसके दोनों पद प्रदान कर दीजिए। ठीक ना, कठिन नहीं लगेगा, दोनों पद प्रधान। अब ये अंतिम में है बा, तो बहुब्रीहि का अन्य पद प्रदान कर दिया, अंतिम में है अन्य पद प्रधान। कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब तत्पुरुष का देख लीजिए, कहता अतद्वब, तो अतद्वब मतलब तत्पुरुष का द्वि, इसका का द्वि, तो तत्पुरुष का द्वि, ऐसा कर दीजिए, तत्पुरुष का द्वि। या यहां पर नहीं समझ में आता, आगे देख लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये 4 समास हो गए है ना, तो 4 समास हो गई, इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक लीजिएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम बता देते हैं, टाइम हो गया है ना। तो देख लीजिए, हमने लिखा था अतद्वब, अतद्वब लिखा था, तो तत्पुरुष का हमें बताना था भेद है, तो यहां पर का कर दीजिए और यहां पर द्वि कर दीजिए। तत्पुरुष का द्वि मतलब एक तो ये है, एक और ये 2 और ये 3 और ये 4 है ना, 4 समास हो गए, ये 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया। तो का से हो गया कर्मधारय, कर्मधारय, और द्वि से हो गया द्विगु, द्विगु समास हो गया ना। इतनी बात जाने रहिएगा, ये बहुत आसान सा है, अतद्वब का द्वि, अतद्वब का द्वि, ठीक ना। तो ये जान लीजिए। अब इसमें जो है तत्पुरुष के 2 भेद बताया है, अतद्वब, फिर लिख लीजिए। अव्ययी भाव हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है हमको, अब पढ़ना है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का पहला भेद है समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष। और ये दूसरा क्या है, व्यधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष, ठीक ना। तत्पुरुष के 2 भेद, पहला समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण, ठीक ना। इतना पहले नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, कोई डाउट ना होना चाहिए। समानाधिकरण के नीचे लिख लीजिएगा कर्मधारय, ये कर्मधारय के अंतर्गत आएगा है ना, ये वाला भेद, यही इसी को कर्मधारय कहते हैं। लेकिन यहां हम नहीं बताएंगे इसको कर्मधारय, कर्मधारय को हम अलग से बताएंगे, तत्पुरुष का भेद यहां पर आपको नहीं बताएंगे। आप बस 6 समास जानते हैं, बस 6 समास जाने रहिएगा। लेकिन ये अतद्वब तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण एक व्यधिकरण, तो व्यधिकरण के 6 भेद होते हैं, ये जान लीजिएगा। इसमें 6 भेद कर दीजिएगा, व्यधिकरण के 6 भेद, लेकिन समानाधिकरण को कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक ना। इतना जान लीजिए, आगे चलें। कोई डाउट किसी को तो नहीं हो रहा है जी, किसी को डाउट नहीं। अतद्वब, समानाधिकरण तत्पुरुष है ना, समझ लीजिएगा, शॉर्ट में कर दे रहे हैं। समानाधिकरण यहां पर व्यधिकरण, तो समानाधिकरण को क्या कहते हैं, कर्मधारय कह सकते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष कर दीजिए,
तत्पुरुष कर दीजिए। यदि आपसे पूछता है कि कर्मधारय किसका भेद है, मान लीजिए बहुत कठिन पेपर बनाता, बहुत ज्यादा विद्वता, कोई जो एग्जामिनर हो बहुत ज्यादा विद्वता दिखा दे, आपसे पूछ ले कि कर्मधारय किसका भेद है, तो आप ये तो जाने रहिए कि तत्पुरुष का भेद है। नहीं तो आप कर्मधारय मान लीजिए 6 समास आप जानते हैं, तो 6 समास में आप कैसे कर पाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा जाने रहेंगे तो ये नुकसान नहीं करेगा, आपको कई परीक्षार्थियों से आगे लेकर जाएगा। आप जाने रहिएगा, कर्मधारय यदि पूछ ले, कभी बहुत ज्यादा विद्वता कोई एग्जामिनर दिखाएगा, पूछ लेगा कि कर्मधारय किसका भेद है, तो कर्मधारय तत्पुरुष लिखें, आप तत्पुरुष का भेद बता दीजिएगा, ठीक ना। व्यधिकरण के लिख लीजिएगा 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक ना। इतना नोट कर लीजिए। समानाधिकरण तत्पुरुष का मतलब क्या है ये जान लीजिए। समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष का मतलब होता है कि दोनों पद जो होंगे वो समान विभक्ति में होंगे, समान विभक्ति में, ठीक ना। जैसे सह पुरुषः, सह पुरुषः, ये सह एक वचन में है और पुरुषा भी एक वचन का है। लेकिन यदि व्यधिकरण की बात करें, अभी हम टॉपिक पर गए नहीं है, अभी भूमिका बना रहे हैं, अभी ज्यादा बहुत हवाइएगा नहीं। व्यधिकरण देख लीजिए, व्यधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष के कहा कि 6 भेद। तो 6 भेद क्यों? अच्छा देख लीजिए, जब दोनों विभक्ति एक में रहेगा तो इसका कोई मतलब होता ही नहीं। लेकिन इसमें क्या कहता है, इसमें जो है इनकी विभक्तियां अलग अलग रहेंगे। समास में 2 पद होते हैं, एक ये पद एक ये पद, तो दोनों के अलग अलग विभक्तियां रहेंगी, इसलिए व्यधिकरण है ना। अलग अलग विभक्तियों में रहे तो व्यधिकरण। तो इसका क्या होता है, पहला होता है द्वितीय, द्वितीया से शुरू होता है, इसी वजह से। प्रथमा इसलिए नहीं होता है, प्रथमा में रहेगा तो समानाधिकरण चला जाएगा, तो द्वितीया, द्वितीय तत्पुरुष कर दीजिए, द्वितीय तत्पुरुष, है ना। इसी तरह तृतीया हो जाएगा, इसी तरह चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष तक जाएगा। तो सप्तमी तत्पुरुष तक जाएगा तो 6 भेद आपके हो जाएंगे। अभी मोटा मोटा जाने रहिएगा, इसको हम सब बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे इस पे, है ना। तो व्यधिकरण के कितने भेद? 6 भेद। तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, है ना। इसी तरह चतुर्थी तत्पुरुष, इस तरह से करके पूरा सप्तमी तक जाएगा, ठीक ना। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। द्वितीय तत्पुरुष, यस, दोनों पद समान होते हैं तो वो समानाधिकरण में जाएगा। यदि दोनों पद समान न रहें तो वो कहां जाएगा? व्यधिकरण में जाएगा। जैसे सह पुरुषः और फिर तस्य पुरुषः, ये तस्य पुरुषः का मतलब भी वही हुआ। सह पुरुष का मतलब वह पुरुष, वह पुरुष क्या हुआ? ये तत्पुरुष का जो समानाधिकरण का। लेकिन तस्य पुरुषः का मतलब क्या हुआ? उसका पुरुष, उसका पुरुष। देख लीजिए, तस्य जो है ये षष्ठी एक वचन का है, लेकिन पुरुषा क्या है? ये प्रथमा एक वचन का है, पुरुषारूप, है ना। तो ये अलग अलग विभक्तियों में है, इसलिए ये व्यधिकरण में चला गया। और ये एक ही विभक्ति में है, ये प्रथमा का एक वचन और ये प्रथमा का एक वचन, इसलिए ये समानाधिकरण में है, ठीक ना। इतनी बात जाने रहिएगा, कल इसके विषय में हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। आज का समय जो है हो गया है, ये हिंदी का आपका क्लास हो रहा है ना, हिंदी का क्लास अब चलेगा। तो आज की कक्षा को बस यहीं पर अब रोक देते हैं। कल की कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आप घर पर रहें, मस्त रहें, लेकिन पढ़ते जरूर रहें। तो सभी से विशेष निवेदन है, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई से दूरी मत बनाइएगा। यूपी टेट का एग्जाम नजदीक में है तो सभी को पास भी करना है, और हमारी तरफ से आप सभी के लिए विशेष ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आज की कक्षा को बस यहीं पर रोकने की इजाजत दीजिए। कल की कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे।